Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 388 अंक टूटकर 78,154 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 112 अंक की गिरावट के साथ 24,472 पर बंद हुआ। बाजार में मेटल, एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों की कमजोर खरीदारी और चुनिंदा सेक्टर्स में दबाव के चलते बाजार लाल निशान में बंद हुआ। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 1,849 रुपये बढ़कर करीब 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी 2,907 रुपये महंगी होकर करीब 2,34,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। नागालैंड में कर राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल कर संग्रह 1,598 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया, जो पिछले साल से करीब 12% यानी 170 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें जीएसटी का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, करीब 1,182 करोड़ रुपए और कुल संग्रह का 74%। जीएसटी संग्रह 2017-18 के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी 467 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है। विभाग ने कहा कि ये बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और आगे 2030 तक 2,400 करोड़ रुपए से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने धान और गन्ने के किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। फाइन वैरायटी धान पर अब कुल 2,750 रुपये प्रति क्विंटल और कॉमन वैरायटी पर 2,600 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। राज्य सरकार ने एमएसपी के ऊपर फाइन वैरायटी पर 289 रुपये और कॉमन पर 159 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। गन्ने के लिए केंद्र के 3,290 रुपये प्रति टन पर राज्य 709 रुपये 50 पैसे जोड़कर कुल 4,000 रुपये प्रति टन देगा। असम सरकार ने गुवाहाटी के पास सोनपुर में साइंस सिटी को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्थल का निरीक्षण करते हुए बताया कि यह परियोजना पहले ही करीब 288 से 300 करोड़ रुपए की लागत से 250 बीघा से अधिक क्षेत्र पर बनाई गई है। अब डिजिटल पैनोरमा, कन्वेंशन सेंटर, म्यूजिकल फाउंटेन और पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए ये अतिरिक्त राशि दी जा रही है। पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्र के संस्कृति मंत्रालय और असम के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त प्रयास से चल रहे इस काम से न सिर्फ पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूर्वोत्तर में वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना के फेज 1 के लिए संशोधित लागत 30,437 करोड़ रुपए मंजूर कर दी है। जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र की शेष सहायता 12,158 करोड़ रुपए तक सीमित रहेगी। पिछले 5 साल में केंद्र ने कुल 12,621 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्पिलवे का काम करीब 99% पूरा हो चुका है। परियोजना से 41.15 मीटर ऊंचाई तक पानी का भंडारण होगा। विस्थापित परिवारों में से करीब 18,000 परिवारों का पुनर्वास हो चुका है। लक्ष्य मार्च 2026 तक पूरा करने का था, जिसे 1 साल बढ़ाया गया है। गुरुग्राम में देश की सबसे बड़ी अपार्टमेंट डील ने रियल एस्टेट बाजार में तहलका मचा दिया है। डीएलएफ के सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट द डहलियास में एक पेंटहाउस 271 करोड़ रुपए में बिका है। 17,200 वर्ग फुट के इस पेंटहाउस को ऑटो सेक्टर के कारोबारी मानव सरदाना ने खरीदा है। सुपर एरिया के हिसाब से इसकी कीमत करीब 1,58,000 रुपए प्रति वर्ग फुट है, जबकि कारपेट एरिया के हिसाब से यह करीब 2,60,000 रुपए प्रति वर्ग फुट बैठती है। द डेलियास में कुल 420 लग्जरी अपार्टमेंट और पेंटहाउस बनाए जा रहे हैं। यहाँ इन्फिनिटी पूल, स्पा, निजी सिनेमा, स्काई लाउंज, जिम और पेट पार्क जैसी सुविधाएं होंगी। इस प्रोजेक्ट में एक सामान्य अपार्टमेंट की कीमत भी 100 करोड़ रुपए से शुरू होती है।
कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की संख्या 6,805 पहुंच गई है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 6,985 स्टेशनों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि पूरे भारत में कुल 52,718 चार्जिंग स्टेशन हैं। कर्नाटक का हिस्सा करीब 13% है। तमिलनाडु में 3,839, तेलंगाना में 3,739 और केरल में 3,399 स्टेशन हैं। राज्य की 2017 की ईवी नीति को इस प्रगति का मुख्य कारण माना जा रहा है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।